के लिए एक सेशन अरेंज किया है, दैट इज रमजान एंड डाइट। इसका जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि रमजानुल मुबारक के बबरकत और रहमतों वाले मंथ में आप रहमतें और बरकतें समेटने के साथ साथ अपनी डाइट और अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और अब बातें हैं कि इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है इस सेशन की वो ये कि आज का जो सेशन है उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सिखाने और हमें गाइड करने के लिए जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड दैट इज़ डॉक्टर तैयबा जुल्फ़कार। She is a clinical dietitian and nutritionist. She is doctor of nutritionist and doing her MS in human nutrition and dietetics. मीन कि इनकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये जो ह्यूमन की डाइट है उसके बारे में हमें कैसे गाइड करती है। मोर ओवर इनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता दें तो ये इनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ये सुरैया अजीम टीचिंग हॉस्पिटल में भी वर्क कर चुकी हैं, प्राइम केयर हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में, खैरुन्निसा हॉस्पिटल लाहौर, एक सेहत हॉस्पिटल लाहौर, रेम्बो ओबेसिटी एंड ईटिंग सेंटर। उसके अलावा जी ये और कहाँ पे वर्क कर चुकी हैं कि केयर एंड क्योर हेल्थ क्लिनिक। मोर ओवर ये बहुत सी एनजीओस में अपना जो वर्क है उसको सर्व कर चुकी हैं, क्लब्स और कंपनीज को भी ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, और माशाल्लाह मोर देन 40 फ्री मेडिकल कैंप्स ऑल ओवर द पाकिस्तान में इन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया है। और सबसे जो बेसिक बात है ये सीईओ हैं फूड एंड फिटनेस डॉक्टर तैयबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयबा। नमस्कार, कैसी हैं बना? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? तो आई थिंक कि पार्टिसिपेंट्स हमारे जो हैं वो आपका वेट कर रहे होंगे, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मिलती है इस हवाले से जिसका मफ़हूम है एक हदीस का जिसमें बताया गया है कि हर चीज़ की ज़कात मौजूद है और हमारे जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा हमारे जिस्म के जितने जोर हैं, जितनी जो है वो हमारी बॉडी है, उसका जो ज़कात है वो रोज़े के थ्रू जाती है। जैसे ही जो रोज़ा है वो मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत महीना है। अगर हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो रोज़ा जो है वो हमारी हेल्थ पे भी बहुत अच्छे जो है उसके इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। अगर हम किसी सिवियर डिजीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर के पेशेंट्स हैं, कोई डायलिसिस का पेशेंट है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसके डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही है, तो वो पेशेंट जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते। उनके लिए अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हें इस बात का जो है वो दिया हुआ है कि वो रोज़ा ना रखें, उनके लिए कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वो पेशेंट्स या वो हेल्दी इंडिविजुअल जो रोज़ा रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है, और उसके बाद उनके हाइपोग्लाइसेमिक जिन पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स होते हैं, यानी उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, अगर वो उनमें इवेंट्स नहीं हैं, यानी हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो रोज़ा आराम से रख सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस की गई जिसमें ये बात देखी गई कि अगर जो है वो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आपको पीसीओएस है, तो रमज़ान जो है वो बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब ये किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी रिसर्चेस की गई जिसमें ये देखा गया कि रमज़ान के बाद जब जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए तो हमने देखा गया कि उनके जो HbA1c लेवल्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, HbA1c लेवल डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज रहता है रोज़ा रखने के बाद। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो रिसर्चेस ने इस बात को सामने कि रिसर्चेस ने इस बात को जो है वो देखा है कि जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। अगर हम ओबेसिटी की बात करें, जो मेरे ख्याल से आजकल जो है वो हर किसी का मसला है कि हम मोटे हो गए। अगर ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं आप और आप वेट कम करना चाहते हैं या वेट ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये रमज़ान जो है वो बेस्ट टाइम है जब आप वेट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रिसर्चेस ने ये बात साबित की है कि जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में
जो आपका BMI होता है, जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट जो है वो ओबेसिटी की किस कैटेगरी में आ रहा है, BMI लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो हमारी जो है वो बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट कर रहे होते हैं आपकी हंगर को, आपकी एपेटाइट को। एक हार्मोन ऐसा होता है हमारी बॉडी में जिसे हम लेप्टिन कहा जाता है। रिसर्चर्स ने ये बात साबित की, जब आप रोजा रखते हैं तो उसके बाद जो लेप्टिन के लेवल्स हैं बहुत हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लेप्टिन का फंक्शन क्या होता है। लेप्टिन आपकी हंगर को जो है वो सप्रेस कर देता है, आपको भूख कम लगती है। जब लेप्टिन के लेवल्स इंप्रूव होते हैं तो आपको भूख कम लगेगी, आप कम खाना खाएंगे। उसके बाद BMI लेवल जो है वो इंप्रूव होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ, जब हम रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया कि पूरा महीना रमजान में आपने रोजा रखे, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट को मैनेज किया, उसके बाद जब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक किए, मेनली जो है उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इनमें करते हैं तो हमने देखा क्या है कि रमजान के बाद जो उनके लेप्टिन के लेवल्स बहुत हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हम पूरा रमजान जो है वो रोजे भी रखते हैं, हम जो है वो बेड रिडन हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने रोजा रखा है, हम सब्सिडी में चले जाते हैं। ये हमारा मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जब रमजान एंड होता है तो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं हमने रोजा भी रखा है लेकिन हमारा वेट गेन हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ जिसे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। बेनिश, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके बेनिश, मुझे यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हमारे साथ जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि उनकी लास्ट रमजान में उनकी क्या स्केड्यूल रहा है, उनकी क्या रूटीन रही है? If anyone want to share his routine, his or her routine, तो वो बता सकते हैं आपको, अगर कोई विलिंग है तो। Anyone? Please raise your hand. वालेकुम अस्सलाम। इस रमजान में यही रूटीन थी कि रोजा रख कर हमने कॉलेज चले जाना है और आके फिर रेस्ट करना है, अफ्तार की तैयारी करनी है और फिर सारा टाइम आराम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट देख लिया कि हम सारा रमजान जो है वो आराम करते हैं और रेस्ट करते हैं। ये तो हम कॉलेज जा रहे हैं, इस वजह से जब हमने लॉकडाउन में रहे हम लोग और हमने देखा कि जब स्कूल्स कॉलेज सब कुछ बंद है तो हम क्या करते हैं, हम सहरी के बाद फोन से सो जाते हैं, जो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। खाना खाने के बाद हम नॉर्मली भी जब रमजान के अलावा हम पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, या नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खाने के बाद सोए नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप हो आपका। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने सहरी की 10 साढ़े 10 से जो है वो हम फोन से सो गए। पहली बात तो हमने देख ली कि हमारी रमजान में पूरा रमजान हमारे पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। दूसरी बात हम क्या करते हैं, हम सस्पिटी में चले जाते हैं, हमें खुद पे इतना रहम और इतना तरस आता है, हम कहते हैं कि पूरा रमजान जो है वो जो रमजान है उसमें जो पूरा दिन है 15 से 16 घंटे हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलना, जितना खाना है हम सहरी में खा लें। या फिर जब हमने इफ्तार किया तो इफ्तार से हम ऐसा खाना शुरू करते हैं, सारी रात जाग रहे होते हैं। बल्कि आजकल तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे फास्ट फूड और जंक फूड जो है वो पसंद नहीं है। हम सारी रात जागते हैं, हम कभी जंक फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, कभी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। तो हम जितना ज़्यादा जो है वो मीठे का और जो स्पाइसी फूड है जितना हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो पूरा साल जो है वो इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली हम लोग जो है वो इफ्तारी के टाइम पर जो है हमें कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है। बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि लोग कोल्ड ड्रिंक से रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं। सहरी में जितना हमें खाने को मिलता है, हम कहते हैं कि सहरी की अजान जो है वो जब तक फजर की अजान नहीं होती हम तब तक खाते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही अजान का टाइम शुरू हुआ हम लोगों ने पानी पकड़ा और पानी की बोतल मुंह को लगाई और जितना पानी हम पी सकते हैं उस टाइम पर खाना खाने के बाद पानी भी पी लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होती। उसके बाद हम खाना खाने के बाद फौरन सो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं। अगर हम सहरी की बात करते हैं तो सहरी में हम जो है अमूमन बहुत ज़्यादा जो है वो हम या तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पराठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम सहरी में जो है वो या तो मीठा बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी लस्सी के हम लोग बहुत शौकीन हैं, या मीठी या नमकीन लस्सी बन रही होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करके चलूँ कि जितना हम मीठा और नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा करेंगे आप सारा दिन उतना ही ज़्यादा थर्स्ट को फील करेंगे। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि आपने जितने स्पाइसेस खाए हैं, आपने जितना मीठा खाया, आपकी बॉडी को उसे फ्लश आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रिक्वायर होता है। लेकिन हम क्योंकि पानी भी इतना नहीं पी रहे होते
और उसके बाद हमें लगता है अगर हम इफ्तार की बात करें, वाटर इनटेक की बात करें, तो इफ्तार में जो है हम मीठा पानी, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जो ये इस बात का एडमिट करेगा कि हम जो है वो मीठे पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम लाल शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इफ्तार में हम लाल शरबत का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ्तार में हर किसी के घर में जो समोसे पकौड़े जितनी जो है वो फ्राइड आइटम्स हैं हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि हम जितना ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, फैट हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट देता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पूरी डाइटरी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 10% आपकी जो है वो फूड का पार्ट होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है, वो हमारे ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो सेंस करते हैं हमारी एपेटाइट को रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो उन्हें जो है वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। जब वहाँ पे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके बाद जो लेप्टिन हार्मोन, जिसकी हमने पहले बात की कि लेप्टिन हार्मोन हंगर को रेगुलेट करता है, एपेटाइट को रेगुलेट करता है, वो हंगर को सप्रेस कर देता है। तो जब लेप्टिन हार्मोन जो है वो सेंस ही नहीं कर पाता हमारा ब्रेन, तो उसके बाद क्या करता है, हमारी बॉडी जो है स्टार्वेशन के स्टेट में रहती है और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा जो है वाटर इनटेक पूरा रमज़ान में जो है वो मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल से 4 से 5 ग्लास हम प्लेन वाटर ले रहे होते हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा बच्चा है या कौन है जो मुझे बताना चाहेगा कि उसका वाटर इनटेक जो है रमज़ान में 10 से 12 ग्लास होता है? एनीवन? सबसे पहले तो मैम आपको अपने पर्सनली बताऊंगी कि नहीं होता, 10 से 12 ग्लास नहीं होता, मैक्सिमम 5 से 6 ग्लास हो जाता है, मतलब वो भी और 5 से अफ्तारी के 6 टाइम ग्लास में, ओके, और 5 से 6 ग्लास में सिर्फ वो प्लेन वाटर होता है या उसमें आप जो लाल शरबत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उसमें इंक्लूड होता है? आई थिंक जो अगर प्लेन वाटर की बात करें तो दैट इज अबाउट 4 ग्लास, और बाकी आप लगा लें तो मतलब में और ये वाली सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जो आप वाटर इनटेक की बात कर रहे हैं, इतना तो जो हम उसके बाद हम जब स्पाइसी फूड भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अभी किसने टेक्स्ट किया है, नोट मैक्सिमम 3 ग्लास, नो सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करते ये, और 3 ग्लास पानी पीते हैं। तो यहाँ पे जब हम 2 से 3 ग्लास पानी पी रहे हैं और हमने रमज़ान में जब इफ्तार का टाइम है, इफ्तार में भी हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना है। मेरा वो लोग जो सुन रहे हैं, मुझे आप वेट लॉस करना चाहते हैं रमज़ान में, अगर वो पानी नहीं पियेंगे तो उनका रमज़ान में वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। जब आप डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चले जाते हैं तो आपका ना वेट लॉस होता है और ना आपकी बाकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उन्हें भी फंक्शन करने के लिए जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास जो हम फैटी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा रहे हैं, तो अब पेशेंट जो है बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। रमज़ान में जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो उसमें मेन जो बात आती है वो कॉन्स्टिपेशन की आती है। कॉन्स्टिपेशन का मेन प्रॉब्लम होता है कि हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास तो, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग फाइबर की अमाउंट जो है वो हमारी डाइट में बहुत डिक्रीज हो जाती है। कौन ऐसा यहाँ पे कोई जो मेंबर है जो मुझे बताना चाहे कि वो जो है सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है रमज़ान में? यहाँ पे कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो रमज़ान में सलाद का इस्तेमाल करता है? ओके, और कोई? फिनिश, आप सलाद का कितना इस्तेमाल करती हैं रमज़ान में? मैं अपना बताऊं तो कोई ज्यादा नहीं होता, मतलब कि ज्यादा जो चीज मतलब अफ्तारी में होती है, तो आपको पता है कि मतलब मैं अगर अपना सिर्फ बताऊं तो ज्यादा अफ्तारी में समोसे पकोड़े या ये वाली सारी चीजें होती हैं, ज्यादा सैलेड का इस्तेमाल नहीं होता। स्पेशली अगर वेजिटेबल सैलेड की बात कर लो तो उसका तो बिल्कुल नहीं। वैसे मतलब कि अगर आप कह लें तो फ्रूट चाट वगैरह, तो इन केस के फ्रूट्स वगैरह का हो जाता है, तो वेजिटेबल सैलेड का तो बिल्कुल नहीं। यहाँ उस वेजिटेबल सैलेड की बात कर रही हूँ जिसे हम खाने के साथ लाजमी इंक्लूड करते हैं, आपके जो रेगुलर मील्स रहे होते हैं।
यहाँ पे मुझे भी बता रहे हैं बहुत कम लोग जो है सलाद का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सलाद का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रेश फ्रूट्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी बॉडी जो है वो, और उसके बाद आजकल जो है वो वैसे भी ट्रेंड है कि जो पैकेज आटा मिलता है हमारे पास, जो वाइट आटा होता है, हम वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। हम चोकर की रोटी इस्तेमाल नहीं करते, ना हमारी डाइट में चोकर की रोटी रह गई है, ना हमारी डाइट में जो है वो वाटर इनटेक है, ना हम फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान में फ्रूट चाट की फॉर्म में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम जैसे स्किन के साथ फ्रूट ले रहे होते हैं वो कम हो जाता है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी हम नहीं करते, तो हम जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपकी बॉडी जो है कॉन्स्टिपेटेड रहेगी, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा, तो उसके साथ बहुत सारे दूसरे मसले जो है वो आ जाते हैं। आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। अगर वो पेशेंट जो मुझे सुन रहे हैं वो वेट लॉस करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बेस्ट टाइम होता है जब आपकी बॉडी में जो फैट ऑलरेडी स्टोर है, उस टाइम पे आपकी बॉडी के पास और कुछ नहीं है यूज करने के लिए। उसने ऑलरेडी जो आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड फैट है, सिर्फ वही फैट यूज होगा, ताकि वो फैट जो है वो बर्न आउट हो सके और आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिल सके। तो लॉस करना चाहते हैं तो आइडियल टाइम है सहरी से पहले। अगर इफ्तार से पहले आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है, तो आप इफ्तार से आधा घंटा पहले जो है वो इफ्तार से पहले जो है आप वो आधा घंटा वर्कआउट कर सकते हैं। इफ्तार से पहले नहीं कर सकते, आप सहरी से पहले वर्कआउट कर सकते हैं। सहरी से पहले भी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर कोई वर्किंग वुमन है या अगर कोई ऑफिस से जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, लास्ट टाइम पे सहर में उठते हैं, तो फिर वो इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपने रात को तरावी नमाज पढ़ लिया है, तो तरावी नमाज के बाद जो है वो आप वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट करने के लिए जरूरी है कि आपने खाना ना खाया हो। अगर आपने खाना खाया हो तो एटलीस्ट आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी का और खाने का जो है वो 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता है रमजान में? कौन है ऐसा बंदा है जो इफ्तार से पहले जो है वो एक्सरसाइज या वॉक कर सकता है और वॉक करता है अभी तक? मैम वॉक का तो नहीं है इतना, लेकिन घर के काम ऊपर नीचे सीढ़ियों के इतने होते हैं कि वो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है इफ्तार से पहले और सहरी से पहले। बच्चे, अगर यहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करके चलूँ, जो पहले भी मैंने बताया है कि जो फिजिकल आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अभी करती हूँ। फिजिकल एक्टिविटी हम उसे नहीं कहते जो हम डेली जो है वो जो अपने घर के काम काज कर रहे होते हैं, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होते। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको स्पेसिफिकली जो है वो आधा घंटा जो है वो चाहिए होता है कि आप जो है वो आधा घंटा 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा जो है आप अपनी बॉडी को वर्कआउट करें। और वर्कआउट हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जब आप वॉक करें। अगर हम वॉक की एग्जांपल लेते हैं तो जब आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको पसीना आता है, उससे हम कहते हैं कि ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। घर के काम काज करने में या सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, दैट्स गुड। जो सहरी से पहले जो है वो जॉगिंग करते हैं वो बहुत अच्छा है। जो वेट गेन करने की बात कर रहे थे, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो रमजान आइडियल टाइम है जब गेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेटेड लोगों की या जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि आप सहरी, वैसे भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी हम अगर सहरी से स्टार्ट करें तो सहरी में जब आपने उठना है तो लास्ट टाइम पे प्लीज ना उठें। सहरी का जो है वो लास्ट 15 मिनट में जो उठ के जो उस टाइम पे खाना खाते हैं उसके बाद जो है वो चाय पी लेते हैं और फिर ऊपर से पानी पी लेते हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इस तरह से नहीं करें। आप सहरी से एटलीस्ट 1 घंटा पहले उठें और उसके बाद जो है वो जब आप 1 घंटा पहले उठ गए तो उस टाइम पे कोई भी हाई फाइबर फूड ले लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ना जाए, डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए। फाइबर जब आप लेते हैं तो फाइबर जो है आपकी बॉडी में जो वाटर है उसका डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाने देता आपकी बॉडी को। आप 1 चम्मच जो है वो बेसिल सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, इसको का छिलका ले सकते हैं। उसे 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालें, नीम गर्म भी नहीं तो जो नॉर्मल वाटर है रूम टेम्परेचर पे उस पर डालें और वो 1 गिलास जो है वो पानी पी लें। उसके बाद ऊपर से 1 गिलास दोबारा पानी पी लें। ये 2 गिलास पानी तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। उसके बाद आधा घंटा वेट करें। उसके बाद चोकर की रोटी ले सकते हैं। अगर आप जो है वो वेट लॉस नहीं करें तो आप पराठा की इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 इंच का पराठा ले सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच देसी घी जो है उसमें आप लगाएं और वो पराठा ले लें, साथ ही सैलेड का इस्तेमाल करें।
एक बात याद रखिएगा, जब आप सैलेड का इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ, तो आप जो है वो बहुत हद तक जो है वो आपकी, अगर आप पहले इसबगोल का छिलका ले रहे हैं या आपको जिस तरह से बताया आप डेजर्ट सीड्स ले रहे हैं, तो आपकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं। उस टाइम पे आप सालन ले सकते हैं, कोई भी एक अंडा है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सहरी में जो है वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप डेली जो है वो अपनी जो डेली काम काज है, वो लोग जिन्हें चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, जो वीकनेस फील करते हैं, वो सहरी में अंडे का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास डेयरी का पोषण आता है, तो जो हाइड्रेशन स्टेटस होता है वो इम्प्रूव होता है। डेयरी का हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लस्सी पी रहे हैं तो वही 1 कप जो है वो आप लस्सी में इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो आप लस्सी नहीं पी रहे तो वही 1 कप जो दही है वो आप खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो यहाँ पे चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ग्रीन टी पी रहे होते हैं, उन्हें मैं एक बात बताती चलूँ कि जब आप चाय का, ग्रीन टी का या कॉफ़ी का इस्तेमाल सहरी में करते हैं, तो वो जितनी कैफीनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो आपको डिहाइड्रेशन स्टेट में ले जाती हैं। जो कैफीन इंटेक है वो आपकी बॉडी में जो है वो एज अ डायूरेटिक जो है वो रोल प्ले करता है, और आपके जो है वो बॉडी से वाटर को रिमूव करता है, आपकी यूरिनेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट में चली जाती है। यहाँ पे मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं और सहरी के टाइम पे जो है वो उन्होंने खाना खाया और घर से बाहर निकल गए और स्मोकिंग करके घर वापस आते हैं। स्मोकिंग भी जो है वो आपके लिए जो है वो एज अ डायूरेटिक काम कैरी होती है, और क्योंकि उसमें भी कैफीन है तो आप जो है वो डिहाइड्रेशन स्टेट में जा सकते हैं। अगर हम इफ्तार की बात करते हैं तो इफ्तार में बहुत सारे लोग हैं जो समोसे पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते। मैं आपको मना नहीं कर रही, आप हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो समोसे या पकौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने समोसे या पकौड़े बनाने किस तरह से, आप उन्हें डीप फ्राई ना करें, आप उन्हें पैन में जो है वो जो बहुत कम ऑयल लेके उसे पैन में फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई ना कीजिएगा। और अगर आप पकौड़े बना रहे हैं तो आप सब्जी के पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन जो है वो ऑयल को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। अगर आप सब्जी के पकौड़े बना रहे हैं तो बेसन जो है वो जितना ऑयल अब्जॉर्ब करते हैं, सब्जी उतना ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती, तो आप पकौड़े भी खा सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। इफ्तार में जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस रहती है, या तो आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें, या फिर फ्रूट चाट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट एक फ्रूट जो है वो नॉर्मल जो साइज़ का फ्रूट है वो इस्तेमाल कर लें। उसमें कोई भी फ्रूट हो सकता है। उसमें आप एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और रोज़ा रखा हुआ है आपने, तो उस टाइम पे जो है वो आप जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गावा यूज़ कर सकते हैं, आप एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेवरेजेस की बात करें, जो हम बहुत ज़्यादा लाल शरबत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाल शरबत का इस्तेमाल ना करें। और वो लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी बॉडी को जो है वो थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि आप पूरा दिन जो है वो स्टार्वेशन प्रोसेस में है। और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी में सीधा एसिड भेज रहे हैं, तो उसका आपकी GI ट्रैक्ट पे बहुत जो है वो बुरा असर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेवरेजेस की, तो आप कोई भी फ्रूट स्लैश यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास हेल्थी ऑप्शन आता है। कोई भी एक फ्रूट में उसमें आइस क्यूब्स डाल दें, उसमें तो जो आपके पास बेसिल सीड्स हैं वो डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, उसे ब्लेंड करें और ये बहुत अच्छा जो है आपके पास ड्रिंक तैयार हो जाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो चेरी का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरी का स्क्वैश यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का स्क्वैश इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को फिर थोड़ी सी ब्रेक देना, नमाज के लिए चले जाएं, नमाज पढ़ के उसके बाद आप रात का खाना खा लें। रात के खाने को बहुत ज़्यादा डिले ना करें। जब अगर आप रात में सोना है और आप खाना खा के सो जाते हैं तो वो भी गलत प्रैक्टिस है। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के जो है वो आप खाना खाएं रात का, और उसके बाद रात का खाना खाने के बाद आप ईशा की नमाज के लिए चले जाएं, तरावी पढ़ें, और उसके बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें और सो जाएं। अगर आप सारी रात में जाग भी रहे हैं तो आप एक छोटे फल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको भूख महसूस होती है। या यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का आपको बताती चलूँ, जहाँ पे बेसिल सीड्स की हमने बात की, हमने इसको गोलहस की बात की। अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक बंद मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट्स आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को अगर आपको किसी टाइम भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिश, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। ओके बेनिश, बच्चों का कोई क्वेश्चन है? मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन पे जो है वो बच्चों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैम एक्चुअली जिनके कोई क्वेश्चंस थे उनको मैं यही गाइड कर रही थी कि लास्ट वीक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप प्लीज अपने डिटेल में जो भी क्वेश्चन है वो बताइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, अगर सेशन आपका कंप्लीट हो गया सेशन तो हम लोग फिर वो क्वेश्चंस ले लें बच्चों के। अगर बच्चे क्वेश्चंस कह रहे हैं तो आप जो है वो ले लें, क्वेश्चंस दें बच्चों के, मैं आंसर देती हूँ।
कि जो भी अपने क्वेश्चन है वो मैम से कर सकता है, लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि बैकग्राउंड की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सेशन को डिस्टर्ब नहीं करें। मैंने यहाँ पे मैम, माइक अनम्यूट कर दिया, फिर आप जो है मुझे जी। अगर आप रमजान में वेट लॉस करना चाहते हैं तो अभी जिस तरह से आपको गाइड किया, आपको एक प्रॉपर रूटीन बता दी गई है कि आप रमजान में सहरी से एटलीस्ट 1 घंटा पहले उठें। 1 घंटा पहले उठ के जो है आप थोड़ी सी जो है वो चहलकदमी करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है वो वार्म अप करें। उसके बाद जो है आप कोई भी फाइबर का सोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बंद मुट्ठी जो है वो आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बताए हैं, आपकी जो भी उस टाइम पे जो है वो जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है। मैं यहाँ पे पूरा प्लान तो शेयर नहीं कर सकती ना आपसे, क्योंकि वो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। आपका BMI कितना है, आपकी जो है लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप जो है वो उस टाइम पे कोई भी बंद होते ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप इसको का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेजल सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 6 इंच की रोटी होती है, 6 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है रोटी का, वो रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ कोई भी सालन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप, जो कोशिश करें कि उसमें जो है वो ऑयल जो है वो कम से कम हो। उसके बाद आप उसके साथ सलाद का इस्तेमाल करें। कोई भी डेयरी जो चॉइस है आपकी, 1 कप दही का या 1 कप दूध का जो है कुछ गैप के साथ इस्तेमाल कर लें, अगर आप दूध का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इफ्तार की प्रैक्टिस जो है आपकी, जो भी आपको पसंद है इफ्तार में, आप एक फल ले सकते हैं, फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें, हम चना चाट बनाते हुए मिस्टेक क्या करते हैं कि हम चने बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और सलाद हमारे पास बहुत कम होती है। जितने मिकदार में आप चने ले रहे हैं, आपकी सलाद भी उतनी ही मिकदार में वहाँ पे उसके साथ होनी चाहिए। कोशिश करें कि स्पाइसेस का, नमक का, मिर्च का कम से कम इस्तेमाल करें, और जो चीज़ें आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, आपको बता दें, सॉफ्ट ड्रिंक आप इस्तेमाल ना करें। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड भी जो भी मैं सप्लीमेंट्स वगैरह ले रही थी, उसको रमजान में कैसे कंपनसेट किया जाए? डेनिश, मुझे इनकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। अगर आपको कुछ समझ आई है तो आप मुझे बता सकती हैं, और अगर जो है वो समझ आपको भी नहीं आई तो आप इनसे कहिएगा कि ये पर्सन ही मुझे कॉन्टेक्ट कर लें, इंशाल्लाह मैंने गाइड कर दूंगी। मैम, वो कह रही हैं कि शायद उनको LH का इशू है, विच वाज इम्बैलेंस इन लास्ट मंथ उनका। और वो ये कह रही हैं, ओके, इनकी बाकी डिटेल्स भी जी ठीक है मैं बता रही हूँ। वो कह रही हैं, आई थिंक मुझे जो सुनाई दिया है उसके हिसाब से वो कह रही हैं कि मैं तो पहले अपनी मतलब प्रोटीन वगैरह और जो बाकी सारी डाइट है वो मैं पूरे डे में उसकी डिवीजन होती थी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं रमज़ान को उसको कैसे कंपनसेट कर सकती हूँ। और उनका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, कि जो ऑस्टियोपोरोटिक वो शायद ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड भी मेडिसिन ले रही हैं। ये जो उनका क्वेश्चन ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड भी था कि वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अपनी डाइट को पूरे इन रमज़ान कैसे कंपनसेट कर सकती हैं। मैंने सब कहें कि ये मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह मैंने गाइड कर दूंगी। चले मुबीन, आपको शायद मैम की वॉइस जो है वो आई गई होगी कि आप इनसे जो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकती हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको गाइड भी कर देंगी और आपका जो इशू है आई होप कि वो भी सॉल्व हो जाएगा। Any short questions? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से चैट में ड्रॉप कर दें। एनीवन? अच्छा, जब तक बाकी लोग नहीं कर रहे तब तक मैं अपना क्वेश्चन कर लेती हूँ। जी जरूर। मैम, मेरा बीपी है वो मतलब कि ड्रॉप ना करे, मेरा बीपी लो नहीं हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग भूल जाते हैं, स्पेशली आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या आजकल जो टीन एज है या हमारी 20s 30s की जो 30 से पहले की जो एज होती है, हम लोग जो है क्योंकि हमारी डाइट में सिर्फ फास्ट फूड रह गया, जंक रह गया, हम लोग बहुत ज़्यादा जंक खाने के आदी हैं, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत करना है, हमें स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है। इस सब में हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो नमकियात की कमी हो जाती है। वो सारे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं
जो बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं, गनूती में चले जाते हैं इफ्तार के बाद, या उसके लिए भी मैं एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी। यहाँ पे आपको जो है वो आपकी बॉडी की वजह से जब आप ORS इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जितनी नमकियात की कमी है वो पूरी होती जाएगी। क्योंकि अभी रमज़ान जो है वो लास्ट टाइम भी जो रमज़ान गुजरा उसमें भी जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग जो है वो स्वेटिंग भी हो रही होती है, हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में भी होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो नमकियात की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे और वो अभी स्क्रीन पे था, दिनेश मुझे आप इनका क्वेश्चन बता दीजिए। मैम 1 मिनट में बता रही हूँ। वो कह रहे हैं, शीशा नूर है कि मैम मेरी जॉब ऐसी है कि मैं सारा दिन बाहर रहना पड़ता है और गर्मी बहुत है, अभी से तबीयत खराब हो जाती है, तो दिन में रोजे हैं, मतलब कि जब नेक्स्ट रोजे आ रहे हैं तो वो अपनी तबीयत को कैसे मैनेज कर सकती हैं? शीज़ा, आप बच्चे जब जॉब करते हो, जब आपने सहरी करनी है तो वो सारी रूटीन जो मैंने आपको बताई, आप हेल्दी रूटीन फॉलो करो। रमज़ान में सहरी में एटलीस्ट 1 घंटा पहले उठो, उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स ले लो 1 बंद मुट्ठी, उसके बाद जो है वो अंडे का इस्तेमाल आप लाजमी करो, आप दूध या दही का इस्तेमाल लाजमी करो सहरी में, और उसके बाद इफ्तार में आप जो भी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करो, सलाद का इस्तेमाल लाजमी करो, आप और इसका इस्तेमाल लाजमी करो ताकि आपकी बॉडी जो है वो ना डिहाइड्रेटेड हो, ना आपकी बॉडी में कोशिश करो। दूध नहीं, अंडा और इसका इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वो करो। और रात को जो हम लोग खाना स्किप कर देते हैं कि हम आजकल के जितनी भी फीमेल्स हैं, हमें जो है वो बहुत हम कोशिश करते हैं कि हमारा वेट गेन ना हो, हम जो है बहुत स्लिम स्मार्ट रहें, तो उसके लिए हम जो है बहुत सारा मील स्किप कर देते हैं अपना, स्पेशली रमज़ान में हम रात का खाना स्किप कर देते हैं। तो गलत करके से आप खाना उस टाइम पे नहीं भी खाना चाहते हैं, आप उस टाइम पे जो है आप कोई भी प्रोटीन का पोर्शन ले सकते हैं, उसमें आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें जो है ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। उस टाइम पे आपका रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे रोटी खाएं, आप कोई प्रोटीन पोर्शन ले सकते हैं। तो लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छी गाइडलाइंस थी। और बाकी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक ये चीज़ कि आप सब ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, डॉक्टर तैयबा ने दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो है कमेंट्स वो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पेश यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ, जो बच्चे यहाँ पे जो है कंसल्टेशन के हवाले से बात करें, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वो वहाँ पे फूड एंड फिटनेस विद डॉक्टर तैयबा को जाकर जो है वो लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे जो आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को नहीं मिले तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट मैम का लिंक दे देंगे, ठीक हो क्या? चलें जी, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग सेशन करते रहेंगे डॉक्टर तैयबा के साथ भी और भी बहुत सारे कंसल्टेशंस के साथ भी, और आप सभी अभी लीव कर सकते हैं। अच्छा जी आमिना, अगर आप कुछ कह रही हैं तो आप प्लीज मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें, तो आपको मैं आपको कांटेक्ट नंबर मैम का दे दूंगी। बच्चों के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो अगर ओके, थैंक यू मैम। शीज़ा की तरफ। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, कौन से लोग हैं यहाँ पे और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अफ्तार के बाद जो है वो जो सो जाते हैं, जिन्हें अफ्तार के बाद जो है बहुत नींद आ जाती है, बहुत बेनुदगी की हालत में चले जाते हैं, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं? मैम ऐसा तो होता ही होता है। ठीक है, और कोई? लेजी हो जाते हैं, और इंसा फारूक ने कहा है कि हम लेजी हो जाते हैं, हम लेथार्जिक फील करते हैं, और कोई? बाकी सभी लोग एक्टिव रहते हैं। बहुत अच्छा है अगर हमारी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे अगर वो एक्टिव रहते हैं। फिनिश आप बताइएगा।
मैं आपको अपना पर्सनली बता दूं, मैंने आपको बताया कि मेरा अफ्तार के बाद फौरन से मेरा बीपी ड्रॉप हो जाता है। मतलब मैं नॉर्मली भी बताऊं तो मेरा बीपी मतलब कि कभी भी 100 के करीब करीब ही होता है, 100 से ऊपर नहीं जाता। और आफ्टर अफ्तार क्या होता है कि मतलब मेरा बीपी बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है। तो मैं तो बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ। और इवन कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे अक्सर रोजे भी मिस हो जाते हैं इसी इशू की वजह से कि मेरा बीपी लो हो जाता है। मैंने आपको तो जनरल वीकनेस भी है और आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी है, जैसे आपने मुझे पहले बताया था। आप 3 से 4 गिलास पानी आपने मुझे बताए थे शायद, और वो जो आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाती हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग जब इफ्तार करते हैं या बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो हम फूड कोमा में चले जाते हैं। एक कोमा की कंडीशन होती है जो हम बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद फेस करते हैं। इसे हम फूड कोमा की कंडीशन कहते हैं या फूडाइटिस की कंडीशन कहते हैं। या इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हमने खाने में बहुत सारा खाना खा लिया, जब हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले लिया, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया, हमने फ्राइड फूड बहुत ज्यादा खा लिया, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स हो जाते हैं। जब इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं तो आपकी बॉडी में जब डाइजेशन स्टार्ट होती है, इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं। इंसुलिन जो है वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें ब्रेन में भेजता है, जिनमें से एक अमाइनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन जिसे हम क्या कहते हैं, जिसकी जो ट्रिप्टोफैन है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। सेरोटोनिन जो है वो आपको फीलिंग ऑफ प्लेजर देता है। उसके बाद जो है वो सेरोटोनिन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, उसमें मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है तो मेलाटोनिन की वजह से जो है आपकी बॉडी के नींद में चली जाती है, आप सो जाते हैं। इसे हम फूड कोमा कहते हैं। जब आपने फूड कोमा की कंडीशन में चले जाते हैं, आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं और आप सो जाते हैं। इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करें। आप अपना जो है एटलीस्ट 10 से 12 गिलास पानी जो है उसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अपनी फूड में इंक्लूड करें, जिसमें रोटी, चावल, गंदम आ जाती है, चोकर की रोटी आ जाती है। आप जो है वाइट आटे का इस्तेमाल, जो आपके पास पास्ता है, जितने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें कि अपने आप को आप माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करें। हम जो है वो सहरी में भी जैसे बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं, तो जब तक अजान नहीं होती हम जो है बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं। खाने को एंजॉय करें, खाने को आधा घंटा लगा के खत्म करें। हम मेरा नहीं खा के यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट से ज्यादा खाना अपने आप को एक फीलिंग दें कि हमने खाना खाया है। आप अपने माइंड को, ब्रेन को इतना मैसेज डालने दें कि आपकी बॉडी जो है वो उससे परसीव कर सके कि आप खाना खा रहे हैं। आप खाने को एंजॉय करके खाएं, खाना चबा चबा के खाएं। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, जितना रमजान में आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। एक्सरसाइज करें। रमजान में ये नहीं है कि आपने जो है वो सारा महीना जो है आपने बेड रिडन रहना है और आपने अपने रोजे में जो है वो अपने आप को इतना ज्यादा कर लेना है कि आप बेड के साथ ही लेटे हुए हैं, बस बेड पे ही पड़े हुए हैं। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। रमजान जो है वो उसमें आप जो रमजान का असल मकसद है, जो रमजान का असल मतलब है, उस मतलब को समझें। मैम महा सफदर ने जो है वो हैंड रेज किया है, तो महा आप पूछे, आपका कोई क्वेश्चन है तो। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन होती है कि उनको विद टाइम यानी 6-7 महीने बाद उनको एक फूड पॉइजनिंग टाइप सिचुएशन उनके साथ हो जाती है, या उनको एक कांस्टेंट नॉजियास्टिक फीलिंग रहती है और वो मतलब एक तरह से वैक्यूम जो क्रिएट हो जाता है स्टमक और ट्रैकिया के बीच में, उस तरह से उनकी कंडीशन रहती है। तो वो मतलब उनकी वो नॉर्मल कंडीशन है और उसको फेस करते हैं। तो रमज़ान में भी ये कंडीशन कहीं ना कहीं आ जाती है। तो अगर ये कंडीशन फॉर्म होती है तो फिर क्या करना चाहिए? जी, यहाँ पे आप नोज़िया फूड की बात कर रहे हो। जब आप जो है वो, मैंने अभी आपको माइंडफुल ईटिंग की बात की। जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हो यानी आप खाना जो है वो आराम से खाते हो, चबा चबा के खाते हो, तो बहुत जल्दी में कंप्लीट नहीं करते, तो आपको नोज़ियाटिक फीलिंग जो है वो कभी भी नहीं होती, आपको नोज़िया फील नहीं होता। आपने जब अपने स्टमक को इतनी जल्दी से फिल किया तो हमेशा नोज़िया होगा। इसमें गर्ड की प्रॉब्लम्स आती है रमजान में, स्पेशली जो है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके पास जो फूड पॉइजनिंग है वो कंडीशन आ सकती है। आपको नोज़िया फील होता है। बहुत सारे पेशेंट जैसे मैंने देखे हैं जो हमें आके कहते हैं कि हमें सहरी के 10 मिनट बाद हमें वॉमिटिंग हो गई। जब आपने खाना इतनी जल्दी में खाया, खाना खाने के बाद आपने दूध दही का इस्तेमाल, हम नॉर्मली जो है अगर नहीं भी करते तो हम रमजान में सहरी में दूध या दही की लस्सी बना के लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने चाय भी पीनी,
इधर से सहरी की जो है वो फजर की अजान शुरू हुई, उसके बाद हमने पानी के भी 2-3 पी लिया। हमें लगता है कि सारा जो है वो हाइड्रेशन स्टेटस हमने उसका टेंशन है, ऐसा नहीं। वो ऑफिस से आपको कोई नोजिया की फीलिंग होगी, आपको गर्ट की फीलिंग होगी, क्योंकि आपने स्टमक को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो भर दिया है। उसके बाद जो है वो जो है सहरी से 1 घंटा पहले उठे, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। इसी तरह से इफ्तार में जो है आप अपनी बॉडी को थोड़ा साथ दें, आप खजूर का इस्तेमाल करें। स्पेशली जिन्होंने मुझे कहा कि वीकनेस बहुत हो जाती है, वो खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। 2 से 3 खजूर आप कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो है वो 1 खजूर इस्तेमाल कर सकता है इफ्तार के टाइम पे भी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, और उसके बाद जो आप ग्रेजुअली खाना शुरू करें, अपनी बॉडी को ग्रेजुअली प्रिपेयर करें खाना खाने के लिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो लिटरेटली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छी गाइडलाइंस थी। और बाकी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक ये चीज़ कि आप सब ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, डॉक्टर तैयबा ने दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो है कमेंट्स वो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।